स्वागत है आप सभी का लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने आज 10 जुलाई को माना कि सामान्य सहमति रद्द होने के बावजूद सीबीआई द्वारा मामले दर्ज करने पर केंद्र के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य का मुकदमा कायम रहने योग्य है। संघ द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका में कार्यवाही का कारण बताया गया है। पीठ ने संघ की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि राज्य ने वादा पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है। मुद्दे तय करने के लिए मामला अगली बार 13 अगस्त को पोस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि वो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा विच हंट के शिकार हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत रद्द करना न्याय की हत्या के समान होगा। जमानत देने के खिलाफ ईडी की याचिका का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि ईडी मामले में अन्य सह अभियुक्तों पर दबाव डालने और अभियोजन पक्ष द्वारा अनापत्ति के बदले उन्हें आपत्तिजनक बयान देने के लिए प्रेरित करने के अवैध उपायों का उपयोग करता है। केजरीवाल को 20 जून को राज एवेन्यू की अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदु ने जमानत दे दी थी। ईडी की चुनौती पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को लागू आदेश पर रोक लगा दी थी। बाल विवाह के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के उचित कार्यान्वयन की मांग करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को टिप्पणी की कि जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम और व्याख्यान जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव नहीं लाते हैं। एफआईआर दर्ज करना एक पहलू है, लेकिन सामाजिक स्तर पर क्या किया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने भारत संघ से पूछा। जब अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ जागरूकता कार्यक्रमों का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने टिप्पणी की, वे वास्तव में जमीन पर चीजें नहीं बदलते हैं। मामला सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदेवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष था, जिसने फैसला सुरक्षित रखते हुए याचिकाकर्ता, जो कि एनजीओ हैं, और संघ के वकीलों से कुछ ठोस सुझाव देने को कहा, जिन्हें मार्गदर्शन के रूप में सरकारों के सामने रखा जा सके। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने आज 10 जुलाई को फैमिली कोर्ट के आदेश से निकले एक मामले की सुनवाई की, जिसमें एक मुस्लिम महिला द्वारा दायर धारा 125 सीआरपीसी याचिका में याचिकाकर्ता यानी उसके पति को अंतरिम रखरखाव प्रतिमाह 20,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने अंतरिम भरण पोषण के निर्देश को रद्द नहीं किया। व्यथित याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दलील दी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति के खिलाफ भरण पोषण के लिए याचिका दायर करने की हकदार है। बेंच ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 10 जुलाई को कर्नाटक विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक महिला के कथित अपहरण के मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां भवानी रेवन्ना को अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। जनता दल सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के खिलाफ कथित यौन अपराधों के मामले का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ ने हालांकि शुरू में कर्नाटक एसआईटी की याचिका पर आपत्ति व्यक्त की, लेकिन अंततः आरोपी को नोटिस जारी करने पर सहमत हो गई। कर्नाटक एसआईटी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भवानी रेवन्ना को दी गई राहत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी।
दिल्ली रिज वन क्षेत्र में अवैध पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के खिलाफ अवमानना का मामला दायर करने वाले याचिकाकर्ता ने दिल्ली पुलिस पर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है। याचिकाकर्ता बिंदु कपूरिया ने पुलिस की कार्रवाई के बारे में शिकायत करते हुए दावा किया है कि उन्हें अनुचित जांच और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अभय एस ओक ने पूछा कि क्या पुलिस ने मामले में शामिल अन्य याचिकाकर्ताओं के बारे में भी पूछताछ की है। शंकर नारायण ने पुष्टि की, ऐसा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति ओक ने कहा, हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। अदालत के एक अधिकारी के रूप में कृपया इसे देखें। ये बहुत गंभीर है। इस मामले पर शुक्रवार को विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 9 जुलाई को अखिल भारतीय पर्यटक वाहन परमिट नियम 2023 के उल्लंघन में प्राधिकरण शुल्क या सीमा कर लगाने में विभिन्न राज्य सरकारों की कार्यवाही को चुनौती देने वाले ट्रांसपोर्टरों और टूर ऑपरेटरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर मामले पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को संबंधित क्षेत्र अधिकार वाले उच्च न्यायालयों के समक्ष अपनी शिकायतें उठाने की छूट देते हुए याचिकाओं का निपटारा किया। याचिकाएं प्रारंभ में तब दायर की गई थी जब तमिलनाडु राज्य ने अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों पर सीमा कर या प्राधिकरण शुल्क लगाना शुरू किया। बाद में कुछ अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया। भारत के संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। मामले में आज 10 जुलाई को कोर्ट ने भारत के संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया। ऐसा करते समय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने यह भी कहा कि जहां तक धर्मनिरपेक्ष शब्द का सवाल है, इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जो मानते हैं कि यह हमारे संविधान की मूल संरचना है। जहां तक समाजवादी का सवाल है, संभवतः हमने समाजवादी शब्द की अपनी ही परिभाषा दी है। हम उचित शब्दकोश परिभाषा पर नहीं चले हैं, उन्होंने कहा। ये देखते हुए कि एक ही मुद्दे पर 3 याचिकाएं हैं और याचिकाकर्ता के वकील ने एक याचिका में समायोजन की मांग की है, अदालत ने मामले को 12 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया है, जिसमें राज्यपाल के खिलाफ हाल ही में लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने यह कहते हुए मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया कि मुकदमे की सुनवाई होने तक अंतरिम अवधि में कोई मानहानि कारक टिप्पणी नहीं की जाएगी। यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणियों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें महिलाओं ने सूचित किया था कि राजभवन की एक पूर्व कर्मचारी द्वारा राज्यपाल के खिलाफ हाल ही में लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के कारण वे राजभवन आने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।